हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का एसिड एंड बेस में आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब बेस और इसके बारे में हम पूरी की पूरी नॉलेज लेंगे कि बेस क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बच्चों, इसके पहले हमने एसिड कंप्लीट कर लिया है, एसिड क्या होते हैं। आज हमारा टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम बेस को। तो एज यू नो, बेस के बारे में हमने अभी तक क्या बताया है। बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कली। और इसके पहले हमने डेफिनेशन बताई थी कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ओके, बट याद ये रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो कड़वे सब्सटेंस होते हैं वो बेस ही होते हैं, है ना। बट बेस का एक नेचर होता है कि वो क्या हुआ करते हैं, बिटर होते हैं। बट बेस की मेन पहचान क्या है बेटा? बेस की मेन पहचान हमने कल आपको बताई थी कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेसिस विच इज सोल्यूबल, बेस के टाइप, ऐसे सोल्यूबल ऐसे बेसिस जो बेटा पानी में घुल जाते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं, है ना। ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये देखिए आपके सामने NaOH है, इस तरीके का आता है बेटा NaOH। छोटी छोटी इसकी गोलियां आती हैं, उनको हम NaH की पैलेट बोलते हैं, है ना। दूसरा आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए ये पानी में घुल जाता है, ये आप सामने आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये भी अल्कली है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये लिक्विड फॉर्म में होता है NH4OH, ठीक है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी ये पता चल रही है कि ये जितने भी बेस हैं इन सब में OH वाला पार्ट प्रेजेंट है। इन सब में क्या प्रेजेंट है बेटा? OH वाला पार्ट। तो ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए सबसे पहले। ये अल्कली है, ये जितने भी बेस आपके सामने दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली। अल्कली क्यों है? क्योंकि में ये जो बेस है वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। चलिए। हम्म तो बेसिस में क्या कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि जब इनको आप एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, जैसे NaOH का आपने पानी के साथ मिक्स कर दिया तो ये ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा। और Na प्लस और प्लस OH माइनस आयन, ये OH माइनस एक्वस आयन जो होता है, जब आप इसको पानी में घोलेंगे तो OH माइनस एक्वस आयन होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर। यही होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक बिहेवियर। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद में आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। हमने कल आपको बताया था कि जो डिपेंड करता है कि कोई एसिड है, एसिड एसिड का स्ट्रांग होना किस पे डिपेंड करता है कि कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। लाइकली बेटा जो बेस होता है, बेस का स्ट्रांग होना ये डिपेंड करता है कि OH माइनस आयन कितनी इजीली रिलीज हो पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है द बेसिस विच गेव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये जो आयन है आपके सामने, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ऐसा सबस्टांस, ऐसे बेस जो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्वस सोल्यूशन में, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो कम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेसिस। जैसे ये देखो NaOH, KOH और NH3, ये जो है आपके पास में, यहां से NH3 को हटा दो, इसका नाम होना चाहिए NH3OH। तो यहां पर देखिए आपके पास में NaOH, KOH और NH3OH, ये जो है ये ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनका डिसोसिएशन ज्यादा होता है, इनका आयनाइजेशन ज्यादा होता है, ठीक ना। तो ये बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस की बात करते हैं। हम्म यहाँ पे देखिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे इसको काट दीजिए, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, गलत था। वीक बेस जैसे NH4OH, द बेसिस विच गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये अपने सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वीक बेस।
तो आपने देखे स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, जो ज्यादा नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वीक बेस क्या होते हैं, जो कम नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। द बेसिस विच गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसिस। ये देखिए NH4OH, अब दिखने में तो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, NH4 आयन प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, बट बेटा यहाँ पे OH माइनस आयन जो होंगे वो ज्यादा बनेंगे, संख्या में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और ये जो है संख्या में कम होंगे, कम होंगे। क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ देखिए, अभी सेम आपको लग रहा है, कल मैंने इसके बारे में जवाब दिया था। कल आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर आप जो है, मान लो, जैसे कल मैंने बात कर रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, कि आपने 100 मॉलिक्यूल HCl लिया, कितने मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल HCl लिया। अब 100 मॉलिक्यूल HCl में आपने देखा होगा कि 100 मॉलिक्यूल HCl में 100 के 100 जो हैं वो पूरे के पूरे H प्लस में टूट जाएंगे और Cl माइनस में टूट जाएंगे एक्वस में, ठीक है ना। बट हमने बताया था ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन ब्रेक हो गए, 100 लिए थे तो 100 के 100 टूट गए। बट अब आप बात कर लो CH3COH की, कल बताया था ना मैंने, CH3COOH एसिडिक एसिड। अब इसमें आप यदि 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो पता चला कि 50 के ही CH3COOH में 50 हाइड्रोजन प्लस टूट रहे हैं, बाकी के टूट नहीं रहे हैं, तो ये बन जाएगा वीक एसिड। क्या बन जाएगा, वीक एसिड। ऐसे यहाँ पे जब मान लो, जैसे मान लो NH4OH आपने 100 ले लिए, अब 100 में पता चला कितने NHOH माइनस आयन निकल करके आए, 60, कितने निकल करके आए, 60, तो ये कैसा बेस होगा, वीक बेस। कैसा बेस होगा, वीक बेस। मगर NaOH आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 के 100 पूरे के पूरे टूटेंगे, तो कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। नहीं, आपको ये रटना पड़ेगा कि NaOH स्ट्रांग होता है और NH4OH वीक होता है, और स्ट्रांग बेस की डेफिनेशन, द बेसिस विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस आर कॉल्ड स्ट्रांग बेसिस, एंड विच आर गिव्स अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड वीक बेसिस। हाँ बिल्कुल सही, एसिड के जो एसिड की जो कंट्रोल होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होना, वो नंबर ऑफ H प्लस आयन के हिसाब से होता है, बेस का नंबर ऑफ OH माइनस आयन के हिसाब से होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ तो बट आयंस का फर्क है ना बेटा, एसिड में H प्लस आयन रिलीज करता है और बेस बेस में OH माइनस आयंस, OH माइनस आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन, इसमें हाइड्रोनियम आयन और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी एक लिख रहे हो, लिखो लिखो, लिख लो लिख लो। चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कल हमने देखी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एंड अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। कल हमने एसिड की ज्यादातर प्रॉपर्टीज देख ली थी, अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहली प्रॉपर्टी है बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब जो बेस होते हैं वो टेस्ट में जो होते हैं वो बिटर हुआ करते हैं, ठीक है ना। ये खट्टे हुआ करते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं कि कड़वे होते हैं, यस, एसिड खट्टे होते हैं और ये बिटर यानी कड़वे होते हैं। ये देखिए इस तरीके का स्वाद, मजा आ रहा है इसको बच्चे को। सेकंड, बेसिस फील सोपी इन टच, बट ये पुलपुले होते हैं, जब इनको टच किया जाए तो सोपी इफेक्ट आता है। ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरीके से लोग फिसल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोपी नेचर होता है इनका, यस, है ना, तो सोप इनका सोपी टच होता है, बोलिए। हाँ बहुत फिसलन होती, पिलपिले होते हैं एकदम, ठीक है। थर्ड, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये आप जानते हैं कि बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ब्लू पे, है ना, रेड को ब्लू करेगा, ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब ये रेड को आपने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। So basis turns red litmus into blue. Basis conduct solution basis conduct in solution electricity, मतलब बेसिस जो होते हैं एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब बेसिस का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो। ये देखिए आपके पास में यहाँ पर एक बाउल है, यहाँ पे जार है आपके पास में, आपने इसके अंदर बेस भर दिया है,
और बाहर कनेक्शन कर दिया है। जैसे ही कनेक्शन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि अंदर बेस भरा हुआ है और बेस आयनाइज हो जाएगा, तो अंदर आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करने लगेगी, राइट। सेकेंड, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। हाँ, देखो कल मैंने क्या बताया था कि एसिड जो होते हैं मोस्टली सभी मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते थे, मेटेलिक सॉल्ट। याद आया? और कौन सी गैस रिएक्ट करते थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते थे एसिड। ठीक है, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके। अब बेटा यहाँ पे आज बेस है, तो बेस बहुत ही लिमिटेड मेटल के साथ, सबके साथ नहीं, ओनली फ्यू मेटल, सम मेटल, बेस जो होंगे थोड़े से कुछ मेटल हैं उनके साथ रिएक्ट करके अगेन क्या बनाएंगे, मेटेलिक सॉल्ट। और क्या, कौन सी गैस लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। हाइड्रोजन गैस, ओनली एल्यूमिनियम एंड जिंकेट। यहाँ पर हम रिएक्शन देते हैं, ये देखिए NaOH एक बेस है और ये बेस जो है रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, और जिंक के साथ रिएक्ट करके बेटा ये बनाएगा क्या, Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस। ये नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस इस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेंगे। ओके, अगर आप एल्यूमिनियम, यहाँ पे डेल्टा मतलब हीट करने पर, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, उड़ जाएगी। तो जो गैस निकल जाती है, यहाँ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गैस ऊपर चली जाती है, लिफ्ट ऑफ। सो 2NaOH plus zinc equal to Na2ZnO2, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। अगर आप यहीं पर एल्यूमिनियम ले लेंगे बेटा, तो अगली रिएक्शन में बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले, डन। ओके, तो देखिए आपने रिएक्शन यहाँ पे किस तरीके से जो मेटल्स के साथ बेस की रिएक्शन होती है। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अभी आपने देख ली कि किस तरीके से बेस जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अगला है बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कल मैंने बताया था कि एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अरे भैया, चाहे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, चाहे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, बात तो एक ही है। और जब भी एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बार फिर से लिख लीजिए। बस इस बार हम इसको हम बेस के फेवर में लिख रहे हैं, तो बेस NaOH प्लस एसिड H2SO4 रिएक्ट कर जाएंगे, सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। नोट कर लीजिए, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। यस, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। Bases react with non-metal oxide to form salt and water, hence non-metallic oxide are acidic in nature। बच्चों याद करिए, कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने आपसे कहा था बेटा कि जो अपने पास में एसिड के मेटल के ऑक्साइड होते हैं, कल हमने आपको बताया था कि मेटल के ऑक्साइड, बिल्कुल सही, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। वेरी गुड। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, कल हमने आपको बताया था कि वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। तो अगर आप एक नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन, तो नॉन मेटल ऑक्साइड वो किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप एक बेस के साथ करेंगे, तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। यस, तो अब इसी रिएक्शन को हम बेस के फेवर में लिखेंगे कि अगर कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इससे पता चलता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ये CaOH होल ट्वाइस है, ये क्या है बेटा, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल कल हमने बताया था, क्या ले लो, CO2, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड CO2। जैसे ही रिएक्ट करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, देखो सॉल्ट बन गया CaCO3 और प्लस कौन सी गैस लिबरेट, प्लस क्या लिबरेट हो जाएगा, पानी, H2O। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी बेस है, अगर बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। नोट कर लीजिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया ना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ टाइप ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। चलिए इसे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट है बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच स्केल। वैसे हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया है, मगर अब हम इस पीएच स्केल में एसिड और बेस की स्ट्रेंथ देखेंगे। आपके सामने ये बुक में डायग्राम बना हुआ है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि 7 जो होता है न्यूट्रल सोल्यूशन को बताता है। अगर 7 से कम कहेंगे तो इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर आप 7 से पीछे जाएंगे इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। और अगर 7 से इधर की ओर जाएंगे राइट साइड 14 तक, तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी? OH माइनस की। और OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो H प्लस की क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहां देखिए, अगर आप 14 की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इधर बढ़ रहे हैं तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? H प्लस की। क्लियर हो गया? यहाँ पे इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सो इसको बोलते हैं बेटा पीएच स्केल। क्या बोलते हैं इसको? पीएच स्केल। बेटा पीएच का मतलब होता है, पी मतलब प्रोटेंज, प्रोटेंज मतलब पावर, प्रोटेंज मतलब पावर किसकी? हाइड्रोजन आयन की, H प्लस आयन। बिल्कुल सही, पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस H प्लस आयन को बोलते हैं हम पीएच स्केल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस इज मेजर्ड बाय पीएच स्केल। पीएच स्टैंड, पी स्टैंड फॉर पोटेंज। स्ट्रेंथ इन जर्मन, ये जर्मन लैंग्वेज का टर्म है। और मतलब ये आपको ये स्केल जो होता है वो H प्लस आयन की स्ट्रेंथ बताता है। H प्लस आयन की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी पीएच स्केल उतना कम होगा। H प्लस आयन की, क्या कह रहे हैं? हाँ आता है पूछने के लिए। डिफाइन पीएच। सो पीएच है ना, पीएच इज अ स्केल दैट यूज फॉर इज टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, एंड हियर पी स्टैंड फॉर पोटेंज, दैट इज स्ट्रेंथ इन जर्मन लैंग्वेज। यस, एच फॉर हाइड्रोजन प्लस आयन, पी फॉर प्रोटेंज, एच फॉर हाइड्रोजन प्लस आयन, एच प्लस आयन। हाँ, ये आपके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, अभी हम पढ़ाने वाले हैं आपको, देखिए। यस, हाँ एक बार बताएं, फिर से बता रहे हैं। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले। ये देखिए, ये आपके सामने पीएच स्केल हमने बताया है। 0 सबसे कम पीएच है, जिसमें लिटमस सोल्यूशन सबसे ज्यादा रेड कलर देता है, और ब्लू कलर जो होता है बेस के लिए, है ना, आपका 14 मैक्सिमम पीएच। अब कुछ सैंपल आपके सामने हम दिखा रहे हैं बच्चों। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस यानी कि आप जानते हैं ना पेट में बनता है जो गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस का पीएच देखिए, ये इस तरीके से गैस्ट्रिक जूस का पीएच मैच करिए। गैस्ट्रिक जूस का पीएच किसके इक्वल दिख रहा है? व्हाइट के इक्वल। किसके इक्वल? सॉरी व्हाइट नहीं, 1 के इक्वल, 1 नंबर में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से मैच हो रहा है। यहाँ भी ऑरेंज है, यहाँ भी ऑरेंज है। मतलब हमारे पेट में जो बनने वाला गैस्ट्रिक जूस है वो क्या है? हाईली एसिडिक है। क्या है बेटा? हाईली एसिडिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, जो HCl होता है बेटा, वो हाईली एसिडिक होता है। और इसी के एसिडिक इफेक्ट से बनाने के लिए पेट में चारों तरफ म्यूकस की वॉल बनी होती। किसकी वॉल? हाँ, यहाँ पे म्यूकस की वॉल बनी होती पेट में, जिससे कि ये जूस आपके पेट की सेल्स को ना फाड़ दे, केवल खाना पचा करके अलग हो जाए। डन, ये हो गया गैस्ट्रिक जूस। बोलिए। जीरो? हाँ जीरो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, बट होता नहीं है। क्यों नहीं? नहीं जीरो होगा ना, आप अगर H2SO4 का चेक कर लोगे तो जीरो आ जाएगा। बट यहाँ पे ये कलर से मैच कराने की हम बात कर रहे हैं। नहीं, कलर जीरो का सेम नहीं है, दोनों का अलग अलग है। ये ऑरेंज है, ये रेड है। समझ गए? जो हमने आपको बताया था यूनिवर्सल इंडिकेटर बताया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये जो पेपर कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं पीएच पेपर। क्या बोलते हैं? पीएच पेपर। पीएच पेपर में आप कलर चेक करते हो कि किसका कलर क्या है, उससे पता चलता है कौन सा स्ट्रेंथ है। ठीक है ना? आपके स्कूल लैब में ये वाला पेपर रखा होता है जिससे मैच करते हैं। यस, ये देखिए अगला है। अगला अपने येलो कलर का कोई सोल्यूशन है, लेमन जूस है। अब लेमन जूस में देखिए आप, ये पीएच पेपर का कलर, ये आपने पीएच पेपर डाला और लेमन जूस में कलर आइडेंटिफाई करिए। ये हमने बाहर निकाला, भाई साहब बताओ कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यस, तो लेमन जूस का 2 है। अगला सोल्यूशन लेते हैं बच्चों। अगला सोल्यूशन है प्योर वाटर। बता सकते हो कितना आएगा इसका? नहीं बता सकते हो? हाँ, प्योर वाटर का, ये प्योर वाटर में हमने डाला, और ये देखिए प्योर वाटर में क्या दिख गया? 7, 7, 7, 7। बेटा प्योर वाटर जो होता है ना, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। अभी हाँ बेटा, 7 न्यूट्रल होता है। इधर पे 7 से इधर की तरफ एसिड बढ़ते हैं।
0 से 6 एसिड है, और 6 वीक एसिड, और 0 हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहां से लेकर के यहां तक बेस है। कल पढ़े थे ना सौम्य, यहाँ से यहाँ तक बेस है, ठीक है ना। अभी कोई बच्चा कह रहा था कि वाटर का पीएच 4 होगा। अरे कैसे होगा यार, वाटर न्यूट्रल होता है ना, एसिड होता है ना, बेस होता है। तो 4 होता तो वाटर तो खट्टा हो जाता, तो पानी खट्टा तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या है इसका पीएच 7। हाँ, इधर जाएंगे तो H प्लस आयन इंक्रीज हो रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि H प्लस आयन ज्यादा इसमें इंक्रीज होंगे तभी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और यहाँ तरफ जाएंगे मतलब H प्लस आयन क्या होंगे बच्चों, डिक्रीज होंगे। इधर पे H प्लस आयन डिक्रीज होंगे, जी हाँ, और OH बढ़ेंगे। और इधर पे यहाँ पे H प्लस आयन इंक्रीज होंगे, और इधर जाने पर इधर डिक्रीज होंगे, और इधर जाने पर H प्लस आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्लियर हुआ? इधर पे H प्लस आयन इंक्रीज करेंगे। ये देखिए प्योर वाटर हो गया। देन इसके बाद आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखा बच्चों आप लोगों ने, वो जो पेट वाली दवाई होती है डाइजीन, ठीक ना, पेट वाली दवाई बेटा, नहीं कीड़े मारने वाली नहीं, जब एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है। चलिए ये देखिए, तो देखिए इसको हमने देखा, बताइए कौन सा कलर आ रहा है, यस, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे 10 नंबर आ रहा है। मतलब ये क्या है, माइल्ड बेस, वीक बेस है। कौन सा बेस है बेटा, वीक बेस है, हाँ। हाँ, देखिए यहाँ पर 7 में न्यूट्रल है, अभी यहाँ पे भी वीक है, भाई 8 में थोड़ा वीक है ना। वी यहाँ थोड़ा ज्यादा हल्का सा स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ और स्ट्रांग बेस हो जाएगा, बट लास्ट में जाएंगे तो स्ट्रांगेस्ट बेस आपको मिलेगा, सबसे खतरनाक, जो खाने लायक नहीं होगा, मगर वीक बेस आप यहाँ पे इसको खा सकते हो। समझ में आया? 10 तक, 10-11 तक मैक्सिमम, ठीक है ना। चलिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है एसिडिटी खत्म करने के लिए लिया जाता है, जिसका कि पीएच कितना होता है, 10 होता है। चलिए आगे देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई गेस कर सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होगा? नहीं, पहले बताइए। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होगा? चलिए देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच यहाँ युवराज ने कहा 0, जो कि इम्पॉसिबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा भैया वो 7 के इधर ही रहेगा, इधर तो जा नहीं सकता यहाँ, तो यहाँ होगा, तो बोलो क्या होना चाहिए, 14 या 13 में से कुछ एक होना चाहिए। देखते हैं कलर क्या है, फिर बताएंगे क्या है। ये देखिए आपने इसको डिप किया, और ये कलर आपका आ चुका है, यस। बताइए कौन सा कलर मैच कर रहा है, यस, तो ये यहाँ पे 14 कलर मैच कर रहा है, तो इसका पीएच होगा 14, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका इसका पीएच कितना बन जाएगा, 14। तो पीएच पेपर से इस तरीके से और यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से आप अलग अलग कलर प्राप्त करेंगे, और अलग अलग कलर प्राप्त करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जीरो, देखिए जीरो यदि बात करेंगे तो H2SO4, ठीक है ना। जीरो मतलब H2SO4 और हाइड्रोजन सल्फेट और HNO3, HNO3 बहुत तगड़े एसिड होते हैं, है ना। जीरो, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं एक बार फिर से हम पीएच पेपर का कलर देखते हैं अलग अलग सोल्यूशन के लिए। ये देखिए कुछ इंटरेस्टिंग आपके सामने फैक्ट्स यहाँ पे दिए जाते हैं बेटा। खाना खाने के पहले सलाइवा, सलाइवा खाना खाने के पहले देखिए ग्रीन कलर का रहता है, और इसका पीएच रहता है 7.4, यानी खाना खाने के पहले इसका नेचर रहेगा बेसिक, ठीक है ना। सलाइवा यानी थूक, आपका खाना खाने के पहले इसका पीएच कितना रहता है, 7.4, मतलब आपका जो यहाँ पे आएगा करीब यहाँ पर, मतलब हल्का सा बेसिक होगा ये। बट खाना खाने के बाद जो होगा सलाइवा, खाना खाने के बाद जो सलाइवा हो जाएगा आफ्टर मील 5.8, मतलब देखिए आपका पेट में एसिड बन गया, पेट में क्या बन गया, एसिड बन गया, और आपके थूक का मीडियम जो है, सलाइवा का मीडियम है, एसिड हो गया। मतलब खाना खाने के पहले सलाइवा आपका बेसिक है, और खाना खाने के बाद क्या है, एसिडिक है। यस, हम्म, जी, उसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा बेसिक कौन है, समझ में आ गया। तो जिसका पीएच कम है वो बेसिक होगा, और जिसका पीएच ज्यादा है वो एसिडिक होगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, यस,
अब इसके बाद तीसरा है लेमन जूस। लेमन जूस का कलर पीएच पेपर में क्या है? ऑरेंज। और ऑरेंज का देखिए पीएच वैल्यू कितनी है? 2.5। 2.5, ठीक है ना, मतलब जीरो के बहुत क्लोज है, मतलब अच्छा खासा एसिडिक है ये। अब देखिए फोर्थ है कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक है ना, मतलब जो आप जो ड्रिंक पीते हैं, जो एसिडिक ड्रिंक जैसे स्प्राइट वगैरह हो गया, तो देखिए स्प्राइट वगैरह का पीएच कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, मतलब ये एसिडिक है। 6 आ रहा है मतलब एसिड है। माइल्ड एसिड है बेटा, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, है ना। 7 पे न्यूट्रल होता है, ये 6 आ रहा मतलब एसिडिक है। 5 पे देखिए कैरेट जूस। कैरेट जूस का कलर है येलो, और येलो अप्रोक्सीमेट कितना है? 5.6। देन इसके बाद कॉफी। कॉफी का कितना है पीएच? 5, एसिडिक है। इसके बाद टोमेटो जूस का क्या है? 4.1, ये भी एसिडिक है। टैप वाटर बेटा, नल का पानी। नल के पानी का कितना होता है? 6.9। नल के पानी का 6.9 यानी कि एसिडिक होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद 1 मोल NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच कितना है? 13, बेसिक। एंड देन 1 मोल HCl। HCl का कितना है? 1। अभी आपने देखा भी था, ऑरेंज कलर आया था। तो HCl का पीएच कितना है? अप्रोक्सीमेट 1 है। और कैसा कैरेक्टर होगा इसका? एसिडिक। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखिए अगला टॉपिक हमारे पास में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। बच्चों एवरीडे लाइफ में पीएच का कितना इंपॉर्टेंस है और कितना नुकसान है, ये सब चीज देखेंगे। सबसे पहले पीएच से रिलेटेड जो टर्म है हमारी जिंदगी में, उसका नाम है एसिड रेन। बेटा ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज है वो 7.0। पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब इंसान में जो खून होता है बेटा, है ना, और अदर सर्वाइवल के लिए जो चीजें होती हैं ह्यूमन बॉडी में, उसका जो पीएच होता है वो होता है 7.0 टू 7.8। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। बेटा जब पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, व्हेन द रेन वाटर इज एसिडिक, व्हेन इट फ्लोज इन रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। जब ये पानी में बहता है तो रिवर वाटर का पीएच बहुत कम हो जाता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ यानी जलीय जीव जंतु बहुत तरीके से प्रभावित होते हैं। बड़ी संख्या में मछलियां मर जाती हैं, ओके, और वाटर के जो एनिमल्स होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। aquatic life is drastically affected due to the acid nature. Not only that, when the type of rainwater when the type of rainwater is absorbed by plant, it affect their growth, the flower and fruits they bear. ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एसिड रेन दिखा रहा हूँ। एसिड रेन के ये हाल होते हैं। ये देखिए यहाँ मछली मर गई, यहाँ पे एक बड़ी सी मछली मर गई है, यहाँ पे ड्रॉट हल्का सा सूखा आ गया है, ये पौधों के पत्ते झड़ गए हैं, ठीक है ना। अब ये होता क्यों है बच्चों? क्योंकि देखिए जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री देती है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड जा करके ऊपर के क्लाउड में जाकर के पानी से मिल जाती है। एंड यू नो, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलेगी यानी वाटर प्लस SO2, बेटा ये बना देगी H2SO4। क्या बना देगी? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड बादल में जाके बन जाता है और जा करके फिर बरसता है। तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच क्या होता है? 0। कितना होता है पीएच? 0। हाईली एसिडिक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जब ये जमीन में आता है और जा करके पानी, ये जमीन का पानी जा करके वाटर के सोर्सेस से जा करके मिलेगा, तो क्या करेगा? एसिड रेन्स हार्म्स वेजिटेशन एंड वाटर लाइफ। ये जा करके सब मछलियों के अंदर, वाटर बॉडी जो भी हैं, उनका सबका पीएच 5.6 से क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? और इसको बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं एसिड रेन। यहाँ पर जो बारिश होती है जो पीएच को बहुत कम कर देती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ठीक है, तो ये पीएच का पहला इफेक्ट है। तो हमारे लिए एसिड रेन होना फायदे की चीज है कि नुकसान की चीज है? नुकसान की चीज है। तो बेटा एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉल्यूटेंट कम को छोड़ने पड़ेंगे। पॉल्यूटेंट का मतलब एग्जांपल एटमॉस्फेयर में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी तो पानी के साथ मिलकर के क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी तो क्या बनाएगी? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये गैसेस लेस अमाउंट में रिलीज करना चाहिए, जिससे कि एसिड रेन कम हो। बोलिए। देखिए धुआं पहले भी बताया जा चुका है कि धुआं का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब धुएं में और भी सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि धुआं बनता है कोयले के जलने से, और कोयले के अंदर, कोल के अंदर कार्बन तो होता ही है, साथ में क्या पाया जाता है? सल्फर भी पाया जाता है। जी बिल्कुल। गाड़ी का धुआं पेट्रोलियम का धुआं है, उसमें लेड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। अब बात करते हैं बेटा, ये आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है टूथपेस्ट। क्या है बेटा? टूथपेस्ट। बेटा टूथपेस्ट जो होता है आपके टूथ डीके को प्रोटेक्ट करता है, और इसमें पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस है। टूथ डीके को प्रोटेक्ट करता है। क्यों?
बेटा आप रात को यदि मिठाई या कोई शक्कर का पीस या कोई अनाज खा करके सो जाते हैं तो आपके मुंह के अंदर बेटा ये बैक्टीरिया बैठ जाती है। क्या बैठ जाती है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया बेटा यहाँ पे क्या जनरेट करती है? एसिड जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? एसिड। और उस एसिड का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। और उस एसिड के पीएच 7 से कम होने के कारण आपके दांत घुलने लगते हैं, क्योंकि आपके दांत कैल्शियम के बने हुए हैं। और एसिड जो होता है आपके दांतों को क्या करता है? घोलने लगता है। ठीक है, समझिए। ये देखिए, टूथ दिखे स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ योर माउथ इज लोअर देन 5.5। जब आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो आपके दांत घुलने शुरू हो जाते हैं। टूथ एनेमल किसके बने हुए हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीपेटाइट, है ना, या कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं हमारे। इसको कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, आप कैल्शियम फॉस्फेट याद रखिए। हमारे जो दांत हैं, इसके जो दांत बने हुए हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट के। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। मैंने बताया कि जब भी आप रात को दांतों में कोई अनाज या शक्कर लगा हुआ छोड़ देते हैं तो आपको पता होगा मुंह के अंदर का बैक्टीरिया अनाज को फर्मेंट करके क्या जनरेट करता है? शुगर जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? शुगर। और इसका डिग्रेडेशन होता है, जिसके शुगर के डिग्रेडेशन से क्या बनता है? एसिड बनता है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। मतलब साफ साफ यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है कि रात को शक्कर खा करके कभी डायरेक्टली मत सोइए। कुछ लोगों की आदत है चॉकलेट खा के सोते हैं। बेटा बहुत जल्दी दांत घुल जाएंगे, दांत बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएगा। छोटे बच्चों में आपने देखे होंगे कीड़े लग जाते हैं, डिके हो जाता है। एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, जो खाने का टुकड़ा छोड़ देते हैं। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर हो गया टूथ डिके। तो टूथ का ये हाल किसने किया है? बैक्टीरिया ने। समझ गए? बैक्टीरिया ने क्या बनाया? एसिड बनाया। और एसिड ने दांतों को घोल दिया। एसिड ने दांतों को घोल दिया। यस, बिल्कुल। देखिए, कुल्ला करके सोना तो ठीक बात है, मगर कुल्ला करने से केवल दांतों का जो उसमें जो शुगर लगा हुआ है, दांतों का शुगर अलग नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कुल्ला कर रहे हैं बट आपके दांतों में जो हल्की हल्की छोटे से दरारें होती हैं उसको पीसने के लिए वहां पर एक टुकड़ा पड़ा हुआ है गेहूं का, आटे का। अब आटे का टुकड़ा लगा हुआ है, रात को जब आप सोएंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा? इसको बेटा ब्रेक करेगा। और बैक्टीरिया ब्रेक करके आटे से क्या निकाल लेगा? शुगर निकाल लेगा। और शुगर निकाल करके फिर इसको शुगर से क्या बना देगा बेटा? एसिड बना देगा। और फिर वो एसिड आपके दांतों का काम तमाम कर देगा। केवल कुल्ला करना काफी नहीं है, ब्रश करने से ज्यादा फायदा है। बेटे देखिए, कुछ भी शुगर अगर जा रही है, शक्कर जा रही है तो बहुत हार्मफुल है। नियम तो ये है कि आप ब्रश करके सोएं, सबसे अगर हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो। और फिर भी कम से कम यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपने देखा होगा हाथों को लेकर के लोग हाथों से रगड़ लेते हैं। तो चारों तरफ रगड़ लीजिए जिससे कि पॉसिबिलिटी ये रहे कि कुछ भी छपा ना हो, है ना। और यदि आप ब्रश कर रहे हैं तो वो तो बेस्ट है। तो यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड फॉर प्रिवेंट अवर टूथ डिके। तो एक्चुअली करता क्या टूथपेस्ट? टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है बेटा? बेसिक होता है। टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होता है। अगर आपने टूथपेस्ट किया है तो आपके दांतों में बेसिक इफेक्ट आ जाएगा, बेसिक मिनरल चले जाएंगे। जो दांतों के अंदर अगर एसिड थोड़ा बहुत बनता भी है तो बेस एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका टूथ डिके नहीं होगा। क्लियर हो गया? सो लिखा है यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। इस तरीके से टूथ डिके बच जाएगा। यस, टूथपेस्ट का पीएच लेवल डेफिनेटली बेटा 7 से ज्यादा होगा। तो टूथपेस्ट का पीएच लेवल आई थिंक सो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ टूथपेस्ट का पीएच लेवल क्या है। देखिए यहाँ पे अभी हमने एक टेबल पढ़ी थी ना पीएच वाली, उसमें पता चल जाएगा 8 के समथिंग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखा था आपने? हाँ, यस। कितना आ रहा? हाँ, 10 लिख लीजिए। टूथपेस्ट का पीएच लेवल बेटा 9 से 10 के बीच में होता है। ठीक है, 9 से 10 के बीच में होता है, क्योंकि टूथपेस्ट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ही बनाया जा सकता है। डन। तो टूथपेस्ट का पीएच लेवल 9 से 10 के बीच में हो सकता है। चलिए आगे आते हैं। ये हो गया हमारा टूथपेस्ट के बारे में बातचीत। अब आगे पढ़ते हैं। ये देखो भाई साहब, पीएच का आपके जीवन में यूटिलाइजेशन है आपके स्टमक में। जब भी आपके स्टमक में पीएच गड़बड़ाता है
तो आपको हो जाती है एसिडिटी। क्या हो जाती है? एसिडिटी। चलिए, स्टमक एसिडिटी। अब स्टमक एसिडिटी में पीएच किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है ये देखते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो पीएच है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो काम करती है 7.35 से लेकर के 7.45, मतलब 7 होता है न्यूट्रल, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड वगैरह हैं वो किस रेंज में आते हैं? बेसिक रेंज में, इस रेंज में आते हैं हमारी बॉडी के सिस्टम सब कुछ। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड ड्यू टू टू मच प्रोडक्शन ऑफ एसिड। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा मैंने बहुत सारी पूड़ियां खा ली, तो बेटा जब आप बहुत सारी पूड़ी खा लेते हो, समझ गए, तो आपके यहाँ क्या होता है? बहुत सारा एसिड प्रेजेंट हो जाता है, टू मच प्रोडक्शन। आपकी जो ग्लैंड है बहुत सारे एसिड का प्रोडक्शन कर देती है, और वो एसिड के कारण कभी कभी देखे होगे आपके फूड पाइप में इरिटेशन होने लगता है, दिक्कत होने लगती है, जलन होने लगती है फूड पाइप में, समझ गए? वो उसका कारण क्या है? एसिडिटी का बन जाना, और पेट में भी जलन होने लगती है। यस। तो अब देखिए, द एसिडिटी indigestion problems can be controlled by adding basic substances called antacids। तो जब भी आपके बॉडी में एसिड ज्यादा बन जाता है, एक्सेसिव एसिड हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बाहर से बेस लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? बाहर से बेस, जिन्हें आप बोलते हैं एंट एसिड्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंट एसिड्स। एंट एसिड्स का एग्जांपल क्या है बेटा? इनो। इनो एक एंट एसिड है जो कि टीवी में एडवर्टाइज आता है, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो इनो जो होता है जा करके एसिड को क्या कर देता है? 6 सेकंड में न्यूट्रलाइज कर देता है। एक्सेस एसिड जो होता है क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। बेसिक सबस्टांसेस दैट न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक आर कॉल्ड एंटासिड। ये देखिए, अगर आपके शरीर में एसिड बन गया है तो आप क्या करेंगे? बेकिंग सोडा पी लेंगे, और बेकिंग सोडा जो होता है वो एक वीक बेस होता है। क्या होता है? वीक वीक बेस। और वीक बेस जा करके आपके बॉडी में जो एसिड बना है उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा, मैंने जो एग्जांपल दिया, एक दवा आती है जिसका नाम है डाइजीन। डाइजीन का सिरप भी आता है जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस तरीके से आता है, पुदीने के फ्लेवर में रहता है, बड़ा पीने में बहुत अच्छा लगता है। समझ गए? ठंडा ठंडा सा लगता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें मिंट फ्लेवर पड़ा रहता है। उसको अच्छा बनाने के लिए उसको मिंट फ्लेवर बना देते हैं, और पिंक कलर का दिखाई देता है, हल्का सा पिंक रहता है, व्हाइट कलर का रहता है। यस। हाँ बेटा, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, गैस को, बिल्कुल सही। यस। पुदीना, पुदीना डाला है ना? पुदीन हरा नहीं है ये। नहीं बेटा, ये पुदीन हरा नहीं है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसमें पुदीना का फ्लेवर मिलाया जाता है कि और अच्छा लगे खाने में। चलिए, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जीवन में, हमारे स्टमक में एसिडिटी का रोल प्ले हो रहा है। अगली हम बात करते हैं सॉइल पीएच इन अवर बैकयार्ड। हमारे आसपास में पीएच का कितना महत्वपूर्ण काम है। देखिए, हमारे जो फसलें होती हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, और जो हमारी मिट्टी होती है बेटा, उसका मिट्टी का एक स्पेसिफिक पीएच होता है, तभी उसमें क्रॉप्स ग्रो करती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। बेटा अगर मान लो किसी सॉइल का पीएच जो है 4 है, उसमें कोई क्रॉप ग्रो नहीं होगी, क्योंकि वो हाईली एसिडिक मिट्टी होगी। अगर किसी मिट्टी का पीएच बेटा मान लो क्या है, मान लो किसी मिट्टी का पीएच है 13, तो इसमें भी बेटा सॉइल, इसमें भी ग्रो नहीं होगी। क्लियर हो गया? क्योंकि इसका पीएच बहुत ज्यादा बेसिक है, ये बहुत ज्यादा हाईली बेसिक है। तो ज्यादातर मैं बताऊं आपको कि पीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 के आसपास, तब हमारी सॉइल अच्छी फर्टाइल मानी जाती है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, बेसिक मतलब एल्कलाइन, द प्लांट आर ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। ये देखिए यहाँ पे सॉइल गंदी थी, या तो ज्यादा एसिडिक थी या ज्यादा बेसिक थी, तो इस तरीके से प्लांट जो है पैदा होकर के मर जाते थे। ठीक है ना? द सॉइल इज एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद द मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम। बेटा जब भी क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा बरसात एसिडिक रेन हो जाती है, एसिड रेन, तो किसान लोग क्या करते हैं? अपने खेतों में जाकर के चूने का पाउडर डालते हैं, अपने खेतों में डाल करके क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। इवन बेटा अभी ये लोग क्या करते हैं, जैसे पहली फसल काटी गई, तो ये लोग देखा होगा आप लोगों ने अपनी खेत में जो छोटे छोटे ये होते हैं इनके, इसको पराली बोलते हैं, ये लोग जला देते हैं। क्या करते हैं? इसको जला देते हैं। जलाने से बेटा क्या बनती है? राख। क्या बनती है? राख। और जो राख होती है बेटा उसका नेचर होता है बेसिक।
समझ गए? राख का नेचर क्या होता है? बेसिक। अब ये जब जला देते हैं ना, तो इनके जमीन में राख बेसिक आ जाती है। अच्छा, एसिड रेन होती है, पहला पानी एसिड रेन वाला होता है, तो ऊपर से एसिड बरसता है और नीचे से राख इनकी बेसिक हो जाती है, तो एसिड और बेस लड़के आपस में न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो खेत को नुकसान नहीं पहुंचता है। खेत, ठीक है ना? कीड़े लगना एक अलग बात है बेटा। नहीं, कीड़े लगने पे एस नहीं डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। नहीं, देखिए, तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से फिर हमने क्या देखे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया, और कैल्शियम ऑक्साइड मिलाने के बाद देखिए इसकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो गई है, इसका पीएच वापस बराबर हो गया है, एसिड था या बेस था डिस्टर्ब हो गया था तो सही हो गया, और इस तरीके से क्रॉप्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग गई हैं। चलिए अब देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। इसको बोलते हैं बेटा केमिकल वॉरफेयर। तो केमिकली जो प्लांट होते हैं और कुछ एनिमल होते हैं, वो अपने पीएच का कुछ ऐसे लिक्विड छोड़ते हैं जिससे कि बहुत जोर की बदबू आती है, या बहुत पीएच कम ज्यादा होता है जिससे कि अपनी रक्षा कर पाते हैं। अभी धीरे से समझ में आएगा आपको इसका मतलब क्या है। जैसे बेटा देखा होगा, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ from their enemies by injecting painful and irritating acid and bases into their skin। जैसे कि आपने देखी होगी मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होती है बेटा बहुत जोर का पेनफुल क्रिएट करती है, बहुत डंक मारती है, उसके स्टिंग से बहुत ज्यादा पेन होता है हम लोग को। क्यों? क्योंकि बेटा उसके मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, सॉरी। कौन सा एसिड होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड, फॉलिक एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड के कारण हम लोग को क्या होता है? दर्द होता है। ये देखिए, व्हेन अ हनी बी स्टिंग person, honey bee sting a person, it inject an acidic liquid that is called methanic acid on the skin। इसी को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये देखिए एक मधुमक्खी है, जब ये डंक मारती है तो शरीर के अंदर क्या चला जाता है? मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड चला जाता है। When a wasp sting, it inject an alkaline liquid into the skin। बेटा जब भी कोई कीड़ा काटता है इस तरीके से, खासकर बरसात में, आपने नहीं, वास्प बेटा, मच्छर नहीं, जब कोई कीड़ा काटता है बेटा, विषैला कीड़ा जिसको आप बोलते हो, ये मतलब विषैला कीड़ा है, जहर वाला कीड़ा, तो बेटा क्या करता है ये आपके शरीर में बेस फेंक देता है, बेस इंजेक्ट कर देता है ना। देन द रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया स्किन गिव रिलीफ। देखो अगर मधुमक्खी ने काटा है आपको, तो मधुमक्खी ने क्या छोड़ा है? एसिड छोड़ा है। तो अगर आप वहां पर थोड़ा सा बेस लगा देंगे, जैसे सोडा लगा देंगे, समझ में आ गया? सोडा लगा देंगे, या आप थोड़ा सा यदि पेस्ट लगा देंगे, टूथपेस्ट लगा देंगे, तो आपको दर्द से क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। देखिए बहुत लोग लोहा घिसते हैं, लोहा घिसने का कारण ये होता है बेटा कि जब मधुमक्खी काटती है तो आपका यहाँ पे डंक टूट जाता है, तो लोहा घिसने से फ्रिक्शन के कारण वो डंक बाहर आ जाता है, तो लोहे के घिसने का रीजन ये है। हाँ, एन ऑन्ट स्टिंग इंटेक्स मिथुनिक एसिड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन। जब कोई आंट होती है, चींटी होती है, ये देखिए चींटी का डंक यहाँ से होता है पीछे साइड से, और ये डंक लगाती है तो क्या करती है? मिथुनिक एसिड को बॉडी में डाल देती है, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। A traditional remedy of rubbing the area with the leaf of dog plant, which often grows beside the nettle in the wild। Yes, आप देखिए यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे किसी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे एक बात आपको बतानी है कि आपने देखे होंगे बिजली वाले कीड़े जो होते हैं, बरसात के समय में कीड़े आया करते हैं, बहुत बदबू मारते हैं, जो है ना, जिनको आप बिजली वाले कीड़े बोलते हैं। तो बिजली वाले कीड़े भी बेटा केमिकल वॉरफेयर के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण उन कीड़ों की वजह से वो लिक्विड जो आपके हाथ वगैरह में लग जाता है तो बहुत जोर का बदबू मारता है। ठीक है ना? तो ये केमिकल वॉरफेयर कहलाता है, मतलब केमिकल रिलीज करके खतरे से बचना, इसको बोलते हैं केमिकल वॉरफेयर। अब ये तो एग्जाम्पल आपने देख लिए, चींटी का एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब ये देखिए बेटा, इधर जंगल में एक प्लांट पाया जाता है, ये देखिए ये एक प्लांट है, इसमें बेटा बहुत छोटे 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 कांटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं, समझ गए? बहुत छोटे कांटे होते हैं, तो इसको बोलते हैं नेटल लीव। क्या बोलते हैं बेटा? नेटल लीव। ये नेटल लीव है बेटा, इसके इसमें बहुत छोटे छोटे कांटे हुआ करते हैं, और जब ये कांटे के हाथों में चुभ जाते हैं तो बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग इरिटेशन बनता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये नेटल लीव की पत्तियां, जो छोटे छोटे कांटे होते हैं, इनमें मिथेनोइक एसिड हुआ करता है। ये वही एसिड है जो चींटी के अंदर
और जो मधुमक्खी के अंदर पाया जाता है और जिसके कारण बर्निंग पेन, बहुत जोर का दर्द आपको उठा करता है। इसी के आसपास में एक बेटा प्लांट होता है, ये देखिए दूसरा प्लांट, इसको बोलते हैं डॉग प्लांट। बेटा जो डॉग प्लांट होता है ना, ये मतलब कुदरती, ये नेटल लीफ के आसपास पाया जाता है। और अगर कभी भी आपको हाथ में नेटल लीफ का कांटा चुभ जाए, नेटल लीफ की पत्तियां चुभ जाएं, तो आपको करना क्या है, डॉग प्लांट आजू बाजू से तोड़ना है और डॉग प्लांट को घिस करके जिस एरिया पे आपके नेटल लीफ लगी है वहां पे आपको लगा लेना है। तो अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया with the leaf of the dog plant which often grows beside the nettle in the wild, जो कि नेटल प्लांट के बाजू में, नेटल लीफ के बाजू में ही उगा करता है। सो ये हो गया कंप्लीट आपका केमिकल वॉरफेयर।